ध्यान से देखिए इस चेहरे को। ये है अंकिता लोखंडे, जो कि खुद को महान, क्लासी, डिग्निफाइड साबित करती हैं। ये वही अंकिता लोखंडे जिन्होंने कि मनारा चोपड़ा का मुंह पकड़ लिया था कि मनारा तूने खानजादी को कैरेक्टरलेस कैसे बोला, लेकिन हायरी फूडी किस्मत। ये अंकिता लोखंडे जो कि दूसरों के शब्द पकड़ लेती हैं, इन्होंने कल के एपिसोड में नाना करते भी तकरीबन 100 से 200 बार बुरे शब्द इस्तेमाल करे हैं अपने खुद के पति के लिए। है चूतिया एसोल तो वो अक्सर बोलती फिरती हैं, अकल नहीं है तेरे में, मैं तेरे को मेरे लिए इस्तेमाल करने के लिए लाई थी कि तेरा दिमाग मैं यूज करूंगी, तू जा निकल इधर से, चल फुट, एक लात मारूंगी, तो यू यूज्ड मी। जबकि ये वही अंकिता लोखंडे हैं जो अपने ही मुंह से एक पीपड़ी बजाती फिरती हैं कि रिश्तों को लेकर के ये बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। अंकिता लोखंडे का जो व्यवहार है बिग बॉस के घर में, ये बिल्कुल मेल खाता है पीछे के सीजन में वो थी ना, आई एम टू रियल फॉर अ रियलिटी शो, आई कैन नॉट फेक माई सेल्फ। मैं रिश्तों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ, मैं बह जाती हूँ। एक सिमिलैरिटी, एक नहीं एक्चुअली में, अंकिता लोखंडे और वो जग्गा मग्गा में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। अगर आपको याद हो ना, तो पीछे का जो सीजन था बिग बॉस 16, वहां पर जब एक रूम शफल की टास्क हुई थी, तो ये जग्गा और इसका मग्गा एक ही रूम में लेटा करते थे। लेकिन शिव ठाकरे ने एक गेम खेला था, वहां पर ऑब्वियसली हर कोई अपना गेम खेल रहा था, तो वहां पर जग्गा मग्गा अलग हो गए थे, लेकिन रह रहे थे वो एक ही छत के अंदर, बस रूम अलग हो गए थे। हालांकि 24 घंटे साथ में ही बैठे रहते थे, बस सोने के लिए 5-6 घंटे अलग अलग हुआ करते थे। तो गुर्दे छिल गए थे और ऐसे गाने गा रहे थे बैकग्राउंड में कि हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए। तो कैसे वहां पर प्रियंका चहार चौधरी ने एक अलग ही तांडव करने की कोशिश करी, सेम पैटर्न यहाँ पर अंकिता लोखंडे का भी है। और आयरनी की बात यह है कि ये अंकिता लोखंडे खुद को महान बोलती हैं, क्लासी बोलती हैं, डिग्निफाइड बोलती हैं, और ये 38 साल की हैं, लेकिन इनका बिहेवियर साबित कर रहा था कि ये एक नंबर की नोबड़ी निब्बी हैं। तू चला गया उदल में अकेली ले गई, दल ले 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 मेरे बाबले तने ताया तुले दल में मैं अकेली ले गई, लात मालूंदी ऐसोल चूतिया। दुनिया एक नहीं, दुनिया जहां के बैड वर्ड्स यूज करे हैं अंकिता लोखंडे ने अपने खुद के पतिदेव के लिए। और यही नहीं, अंकिता लोखंडे ने तो एपिसोड के एंड में अभिषेक कुमार को मिडिल फिंगर भी दिखा दी। अब मैं देखना चाहूंगा कि सलमान खान, जिन्होंने बिग बॉस 14 के अंदर रूबीना की ये क्या बोलते हैं, इस फिंगर को क्या बोलते हैं, पिंकी फिंगर या छोटी फिंगर, ऐसी कुछ फिंगर दिखाई थी इसने रूबीना ने, तो सलमान ने तो धज्जियां उड़ा करके रख दी थी कि तुम मिडिल फिंगर दिखाना चाहती थी, तुमने ये वाली फिंगर दिखाई। अब अंकिता लोखंडे ने तो भाई पर्पसली मिडिल फिंगर दिखाई है। अब ध्यान दीजिए मित्रों कि अंकिता ने दिखाई मिडिल फिंगर, उसे वो स्वीकार भी कर लेती है, विकी भी बोलता है कि भाई तूने गलत किया है, लेकिन मेकर्स ने हमें अंकिता का मिडिल फिंगर दिखाना नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि वो हर संभव तरीके से अंकिता को अभी डिफेंड करना चाहते हैं। वीकेंड का वार में सलमान खान के लिए ये कुछ क्लिप्स वगैरह छोड़ दी गई हैं, सो दैट सलमान खान दिखाएं दुनिया को। अब मुझे तो यही लग रहा है कि भैया वीकेंड का वार में ही वो क्लिप दिखाई जाएगी, अगर मेकर्स दिखाना चाहेंगे तो। और वो सलमान खान जिन्होंने कि पिछले ही वीकेंड का वार में ऐश्वर्या को खूब खरी खोटी सुनाई थी कि तुम अपने पति की इज्जत नहीं करती हो, बेचारा पति जो है वो कब तक चीज़ों को लेता रहेगा, एक न एक दिन तो वो फट जाएगा। अब देखना होगा कि सलमान खान यही तेवर अंकिता के ऊपर यूज़ करते हैं या नहीं, क्योंकि ऐश्वर्या तो भैया सुधर गई है। जब से सलमान ने फटकारा है, ऐश्वर्या तो दिख भी नहीं रही है एपिसोड के अंदर। तो जो लॉजिक, जो रूल सलमान खान ने चुबीना और ऐश्वर्या पर अप्लाई करे थे, वो मिडिल फिंगर, और जिस तरह से ऐश्वर्या अपने पति को डिसरिस्पेक्ट देती है, भाई इज्जत तो विकी भैया को भी नहीं देती हैं अंकिता लोखंडे। अब विकी भैया को हम पसंद करें ना करें, लेकिन वो बंदा जो है वो पेशेंस तो बहुत दिखा रहा है। अदरवाइज शायद उसकी जगह कोई और इंसान होता तो एक दो थप्पड़ तो जड़ ही चुका होता, क्योंकि विकी की कोई गलती नहीं है। और अंकिता को तो एज अ वाइफ काफ़ी प्राउड फील होना चाहिए कि उसका हस्बैंड जो है उसे खुलकर खेलने का एक मैदान दे दिया है बिग बॉस ने। और विकी तो डे वन से यही चाहता था ना कि उसे दिमाग वाले रूम में बिग बॉस भेजें, सो दैट वो अपना गेम वहाँ पर दिखा सके। तो एक वाइफ के नाते अंकिता को खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, अंकिता जो कि उम्र में 38 साल की है, लेकिन वो कैसे निब्बी की तरह बिहेव कर रही हैं। 1760 तरह के बैड वर्ड यूज़ करती हैं ये अंकिता। फिर ये किस मुंह से दूसरी लड़कियों का मुंह पकड़ लेती है कि भाई ये कैरेक्टरलेस है, इसने ऐसा कैसे बोला, एक लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोला। तुम एक लड़की होकर के एक लड़के के बारे में खुद भी बोल सकती हो, उसको मिडिल फिंगर भी दिखा सकती हो। आप यकीन मानिए, अगर रोल रिवर्स हो गए होते ना, यहाँ पर अंकिता को अगर अभिषेक ने मिडिल फिंगर दिखाई होती तो भैया आप देखते कि कैसे आर मचता। या फिर विकी ने अंकिता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा होता एक टुच्ची सी टास्क के लिए कि गलत इंसान से शादी कर ली, तूने हमेशा मुझे यूज किया है, लात मारूंगी, निकल यहाँ से साले, तू ये वो चूतिया एसोल दुनिया भर का, कभी जिंदगी में खुशी नहीं दे पाया,
ये वो दुनिया भर का ऐसा एक भी वर्ड जो कि अंकिता ने विकी के लिए इस्तेमाल करा है, अगर विकी पलटवार में एक दो वर्ड बोल दे तो भैया आप देखते वीकेंड का बार में, पिछले वीकेंड तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी, तब भी जो कुछ ऐश्वर्या करती है नील के साथ, विकी तू भी करता अंकिता के साथ, क्योंकि अंकिता को दुखियारी दिखाना था। और अंकिता तो खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि वो शो में आगे बढ़ने के लिए विकी को लेकर के आई थी, बिकॉज वो विकी का दिमाग यूज करना चाहती थी। मतलब आप देख रहे हैं कि कैसे बिग बॉस के हर सीजन में आप देखते हैं, वो चुबीना लाई थी अभिनव को एक सीढ़ी बना करके, फिर अंकित को लेकर के आए थे लोग एक सीढ़ी बना करके। एक पार्टनर जो रहता है वो या तो सीढ़ी बनने आता है या पंचिंग बैग बनने आता है। यहाँ पर विकी आया है। अब क्या है ना कि विकी अपना दिमाग लगा रहा है, वो गेम में खुद को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन एक पत्नी होने के नाते अंकिता को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो इसको विकी को सिर्फ यूज करने के लिए लाई थी। आप देखिए ना अंकिता कितनी नेक्स्ट लेवल की दोगली है, जब ये कह रही थी विकी से कि तेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, तू उनके साथ बैठा रहता है, मैं तो अकेली हूँ। कहाँ से अकेली हूँ? विकी ने कितना अच्छा बोला कि तुम चिंकी के साथ बैठी रहती हो, तुम मुन्ना के साथ बैठी रहती हो। नहीं, मैं नहीं बैठती। कितनी झूठी है यार ये। इसने मुन्ना को ही तो पकड़ा था सुशांत के ऊपर हर ब्लेम डालने के लिए। तो आप देखें कि जब सुशांत के साथ थी हर चीज़ का ब्लेम सुशांत के ऊपर, अभी विकी के साथ है तो हर चीज़ का ब्लेम विकी के ऊपर। मतलब ये मोहतरमा दूध की धुली हैं, इनसे कोई कुछ मत बोलो। ये मुन्ना के साथ, चिंकी के साथ, चिंटू के साथ बैठी रहेंगी दिन भर, उसके बावजूद मैं अकेली हूँ, तू 100 करोड़ लोगों के साथ बैठा रहता, मैं तो अकेली हूँ। हाँ, क्या नेक्स्ट दोगली है यार। इसके बावजूद ना कई निब्बा निब्बी इसको अंकिता को जस्टिफाई करते फिरते हैं कि अंकिता ने सही करा था मनारा को एक्सपोज करके। अरे भैया मनारा को एक्सपोज नहीं करा, ये अंकिता बड़ी उड़ती थी, कर्मा इज अ बिच, कर्मा इज अ बिच। जब जब ये अंकिता दूसरे को नीचे दिखाती हैं, कुछ ऐसा होता है कि अंकिता खुद उस गड्ढे में गिर पड़ती हैं जो कि ये दूसरों के लिए खोदती हैं। अब चाहे दूसरे के लिए गड्ढा खोदना हो या फिर दूसरे को हद से ज़्यादा ज्ञान देना हो, ये सारी बातें अंकिता पर ही बैकफायर हो जाती हैं। इस एपिसोड की स्टार्ट जब होती है तो अनुराग बोलता है ना कि वो ज़्यादा झेल नहीं पाएगा, वो बाहर जाएगा, उसके लिए 2 करोड़ मैटर नहीं करते, वो तो शो छोड़ देगा, आज के अभी छोड़ देगा। भाई अंकिता मैडम वहीं बैठी तो इतना ज्ञान दे रही थी कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। एक टुच्ची सी लुक्खी सी टास्क के लिए ये मोहतरमा बोलने लगे कि मेरे को नहीं रहना, मेरे को मम्मी की याद आ रही, मेरे को बाहर जाना है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो ज्ञान ये अनुराग को दे रही थी ना कि छोटी छोटी बात के ऊपर घर से जाने के बाद कोई चूतिया ही करता होगा, लेकिन खुद मैडम थोड़ी देर के बाद नहीं मेरे को नहीं रहना, मेरे को मम्मी पापा की याद आ रही, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर, बिग बॉस प्लीज निकाल दो मुझे, मेरे को नॉमिनेट करो, मेरे को बाहर जाना है। हाँ भैया क्या बोला जाए। मतलब घूम फिर करके ये मैडम जो ज्ञान दूसरों दुनिया पर उड़ेलती है ना, वही ज्ञान की इन्हें सख्त आवश्यकता है भैया। मतलब एक डायलॉग बोल सकते हैं कि अंकिता के लिए ये जो प्रीच करती हैं दुनिया को, वो रियल लाइफ में अंकिता खुद प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करती हैं। तो नेक्स्ट लेवल की दोगली तो है ही अंकिता, लेकिन इन्हें सती सावित्री दिखाना है और विकी को विलन बना देंगे सलमान खान। और ये अगर कुछ होगा तो ये कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो भाई बिग बॉस में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन रहा है ना। चुबीना अभिनव में अभिनव गलत है, कुंद्री और इसमें तेजस्वी में करण कुंद्री गलत है, यहाँ पर जग्गा और मग्गा में मग्गा गलत है, अरहान और रश्मि में अरहान गलत है, वो तो खैर गलत था भी, और यहाँ पर विकी गलत ना होकर भी गलत है। यही है भैया बिग बॉस का अलिखित संविधान। अब भैया बहुत इंटरेस्ट है मुझे वीकेंड का वार देखने में कि सलमान कैसे वहां पर थूक करके चाटते हैं। अच्छा, सलमान से मुझे कुछ बातें याद आई। सलमान जिस तरह से ब्रो सेना को हर बार मेंशन कर देते हैं, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अनुराग की, क्योंकि जैसे अंकिता ने अपने छिले हुए गुर्दे दिखाए, वैसे ही अनुराग के भी गुर्दे छिल चुके हैं। अब अनुराग पूरी कोशिश कर रहा था कि वो पूरे नैरेटिव को कैसे चेंज कर दे, और सारा का सारा ठीकरा जो है वो मेकर्स पर वो फोड़ने की कोशिश कर रहा है कि वो सुन नहीं सकता, उसकी फैमिली को ड्रैग किया जा रहा है, उसकी बहन को ड्रैग किया। ये जबकि आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि अरुण महाशेट्टी ने इसकी बहन का तो मेंशन ही नहीं करा था। भाई 100 बात की एक बात यह है कि अनुराग डोभाल उर्फ यूके राइडर की पोल पट्टियां खुल चुकी है। वो सिगरेट भी पीता छुप छुप करके, और लड़कीबाजी के जो कांड खुल गए उसके, तो वो क्या है कि भाई खुद को डिफेंड करने के लिए इसने ब्रो सेना ये करते हैं, कम्युनिटी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि भाई 90% तो गलत अनुराग ही है, 10% आप मेकर्स को गलत बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सलमान ने फर्स्ट वीकेंड के बाद में उसे नचा दिया, और ये बोल भी रहा था ना कि मुझे नहीं पता था ना कि मेरे नील जैसा करना पड़ेगा, मैं नील नहीं बन सकता हूँ। कुछ बातें तो अनुराग की सही हैं कि भैया आप किसी दूसरे की तरह क्यों करवाना चाहते हो। भाई कान ऐसे घुमा फिरा करके पकड़ने के बजाय अगर ये अनुराग सीधा बोल देता बिग बॉस से कन्फेशन रूम के अंदर कि बिग बॉस मैं तो ये सोच करके आया था कि ये रियलिटी शो है,
ये पर्सनैलिटी का शो है। मुझे नहीं पता था ना कि यहाँ पर झलक दिखला जा के ऑडिशन वगैरह देने पड़ेंगे, डांस करना पड़ेगा, किसी और की तरह चलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उसने ऐसी कोई बात नहीं करी। वो तो वहाँ वही बोलता रहा कि मेरी ब्रो सेना को बार-बार टॉन्ट मारते हैं, मेरा अस्तित्व मेरी वजह से, ब्रो सेना की वजह से नहीं। अच्छा, भैया ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर मैं बोल दूँ कि ये मेरा अस्तित्व सिर्फ़ मेरी वजह से है, मेरी डीएसके टॉक्स फैमिली की वजह से नहीं है, तो ये तो एक नंबर की एहसान फरामोशी हो जाएगी। क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी आगे बढ़ता है तो वो सिर्फ़ उसकी ऑडियंस की वजह से आगे बढ़ता है। अदरवाइज़ भाई यूट्यूब पर तो और भी कई लोग हैं जिन्हें बमुश्किल 10-15 लोग भी नहीं देखते। अब मेरी ऑडियंस छोटी है, लेकिन जैसी भी है, मैं परेशानी में फँसता हूँ, मैं उनसे मदद माँगता हूँ, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम पड़ती है, मैं अपनी डीएसके टॉक्स फैमिली से आकर के फरियाद करने लगता हूँ, मुँह मोलने लगता हूँ। तो मेरा जो भी अस्तित्व है या जो मेरी ग्रोथ है, उसका 100% क्रेडिट जाता है मेरी डीएसके टॉक्स फैमिली को। लेकिन ये ब्रो सेना को टोटली इग्नोर कर रहा है कि नहीं, ब्रो सेना की वजह से नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई ये वो अनुराग वीडियो किसके लिए डालता था? तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो अनुराग जो है ना, ये ऐसी इसने जलेबी बनाई कि उस जलेबी में वो खुद ही उलझ करके रह गया। और बिग बॉस तो भाई साहब बिग बॉस है। बिग बॉस तो ऐसा वर्ड प्ले करता है कि सामने वाला कंटेस्टेंट खुद ही फंस जाता है। वैसे इस चक्कर में ना बिग बॉस का दोगलापन आपने देखा होगा, जब वो कह रहे थे कि ब्रो सेना का जिक्र तो आप लोग करते हो, हम कर दें तो गलत हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ले दे करके मुद्दे की बात पता क्या है? मुद्दे की बात ये है कि जो पॉइंट ये बोल रहा था ना अनुराग, वो पॉइंट भी कुछ हद तक सही था कि आप ब्रो सेना को टारगेट करते हो, टॉन्ट करते हो। और ये बोले बिग बॉस की नहीं भाई हम नहीं करते, आप खुद भी तो बड़ी-बड़ी बातें करते हो। और अनुराग करता भी है कि मैं तेरे को खरीद लूँगा, ये है, वो है, मेरे कट्टर फैन है, ये है। मतलब चित भी अपनी, पट भी अपनी रखता है अनुराग, और चित अपनी, पट अपनी तो बिग बॉस भी रखता है। ये बिग बॉस ही तो है जो खुद देखता है कि किसके फैन्स ज़्यादा हैं, किसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन्हीं को लेकर के बिग बॉस आता है और उन्हीं फैन से बिग बॉस टीआरपी चाहता है। एमसी स्टैन कहें, एल्विश कहें, अभिषेक मलान कहें, इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तभी तो उन्हें शो में बिग बॉस ने लिया है। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए, हमको क्यों नहीं बुला लेता बिग बॉस, हैं? तो ये जो बिग बॉस कह रहा था ना कि आपकी ब्रो सेना है, ये सेना है, कम्युनिटी है, ये है, वो है, भाई ऐसा है कि उन फैन्स को, उस कम्युनिटी को यूज़ भी करना है, फिर उस कम्युनिटी को टॉन्ट भी मारता है बिग बॉस। अगर बिग बॉस वाक़ई में उस पद्धति पर चलना चाहता है कि बिग बॉस को फैन से मतलब नहीं है या ये टीआरपी वगैरह से मतलब नहीं है, तो रास्ते चलते किसी ऐसे इंसान को उठा लेते ना जिसको कोई नहीं जानता हो, जिसके हार्डली इक्का-दुक्का सब्सक्राइबर हो। नहीं, बिग बॉस खुद देखता है कि किसके कितने कट्टर फैन्स हैं, कितना बड़ा फैन बेस है, क्योंकि उस फैन बेस को बिग बॉस जो है वो अपनी बिग बॉस की ऑडियंस में कन्वर्ट करना चाहता है। इसीलिए ये जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं जिनके, उन्हें बिग बॉस लाता है, फिर उनकी फैन आर्मी को टारगेट करता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 में भी सलमान खान ने बोला था आर्मी आर्मी, एल्विश आर्मी, जबकि एल्विश ने अपने मुँह से कभी अपनी एल्विश आर्मी की बात नहीं करी थी। तो पर्पसली उस फैन बेस को टच करते हैं मेकर्स, उस फैन बेस में एक चिंगारी लगाने की कोशिश करते हैं एंगेजमेंट के लिए, और फिर बातें ये बिग बॉस बड़ी-बड़ी कर देता है कि जो फीडबैक आपको दिया जाता है वो भी ऑडियंस की तरफ से फीडबैक आता है। किसको बेवकूफ़ समझ रहा है यार ये बिग बॉस है? ये फीडबैक वगैरह जो रहता है, ये अगर ऑडियंस की ओपिनियन के आधार पर होता है, तो फिर वो कौन-सा ऑडियंस का मेंबर है जिसने सलमान खान को ये बोला हो कि तुम ऐश्वर्या और इनको रिलेशनशिप के ऊपर लेक्चर दो, या फिर करण और तेजस्वी को लेक्चर दो। मतलब आप देख रहे हैं ये बिग बॉस वाले कैसे कह के दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। वीकेंड का एजेंडा क्रिएटिव टीम ही डिसाइड करती है, और नाम रख देते हैं कि भैया जनता के अकॉर्डिंग फीडबैक दिया जाता है। वाह 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 वाह! बिग बॉस अंदर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है, और बाहर जो बिग बॉस के या एंडेमॉल के या जियो सिनेमा के जो पेरोल पर जो लोग बैठे रहते हैं, जिन्हें कि काफ़ी सारे लोग देखते भी हैं, बट एक्चुअली में वो लोग क्या है, मेकर्स के आप कह सकते हैं कि पेरोल वाले प्यादे ही हैं। क्योंकि जो लोग बिग बॉस के रिव्यूज़ भी करते हैं, वही लोग फिर जियो सिनेमा पर अभी बिग बॉस ओटीटी के जो एक्स कंटेस्टेंट हैं उनके इंटरव्यू लेते रहे। अब वो बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट के इंटरव्यू भी लेंगे, और फिर उन लोगों को जियो सिनेमा पर दिखाया भी जाएगा। तो वो लोग जिन्हें आप बहुत ज़्यादा तादाद में देखते हैं, जिन्हें आप बिग बॉस का काफ़ी जेन्युइन रिव्यूअर वगैरह समझते हैं, बट वो लोग तो जियो सिनेमा पर ही आते हैं और जियो सिनेमा उन्हें प्रमोट भी करता है। तो वो बंदा या बंदी जो कलर्स, एंडेमॉल और जियो सिनेमा के टच में है, वो कहाँ से जेन्युइन रिव्यू देगा? वो तो वही बातें करेगा जो मेकर्स उसे बोलने के लिए कहेंगे। अंदर मेकर्स बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, सब रियल होता है, सब जेन्युइन होता है। बाहर फिर वही लोग वही पीपड़ी बजा देते हैं, नहीं नहीं दोस्तों हम वहाँ रह के आए हैं, दोस्तों ये, दोस्तों वो। कहने का मतलब है कि अंदर बिग बॉस और बाहर जो बिग बॉस के जो ठुल्ले पीआर वगैरह बैठे हैं, वो कह के दुनिया को, जनता को CHU बनाते फिरते हैं।
खैर CHU बनाने से याद आया कि टास्क के नाम पर बिग बॉस ने वही बिग बॉस 16 वाला CHU पंक्ति जो है वो फैला करके रख दी। वहां पर भी घर रूम नंबर 6, रूम नंबर 2 ये शफल हुआ करता था, यहाँ पर मोहल्ले शफल कर दिए गए। अब यहाँ पर दिल वाला जो मोहल्ला है जिसमें कि ये तो क्या नाम इसका, विकी, नील और ऐश्वर्या, ये 3 बाहर आ जाते हैं। इनमें से नील और ऐश्वर्या तो दम में चले जाते हैं, विकी भैया को दिमाग में आना था तो ये विकी भैया उधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर अंकिता जो कि दिल वाले कमरे में थी, वो दिल वाले कमरे में ही रहती हैं। उनका थोबड़ा और मुन्नी बदनाम का थोबड़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वायरस और चतुर का थोबड़ा हो जाता है जब रेंचो एकदम फर्स्ट आ जाता है। मतलब इतने गुर्दे छिल गए थे। अब अंकिता का तो समझ में आता है कि उनके पतिदेव जो है वो दूसरे रूम में चले गए, लेकिन है वो उसी घर के अंदर। लेकिन फिर भी अंकिता को नूबड़ापंती करना है, मतलब मैच्योरिटी भी दिखानी है प्लस निब्बीपंती भी करनी है। तो अंकिता एक नंबर की दोगली है। अच्छा, इस दोगली के साथ में जो डे 1 से जो सेटिंग करके आए हैं मुन्नी बदनाम। अब मुन्नी बदनाम क्या कि भैया रूम नंबर 2 में था, दिमाग वाले रूम में आर्काइव रूम है, कैमरा एक्सेस वगैरह सब रहता है। तो ये एक तरह से ना डिमोशन हो चुका है इसका, मुन्नी बदनाम का। और आपने देखा होगा जब रिपोर्ट कार्ड पढ़वाए जा रहे थे तो किसी भी कंटेस्टेंट को 50 से ज्यादा नहीं मिले। और इन सारी चीजों के दौरान एक दोगलापन आपको और देखने को मिलता है मुन्नी बदनाम का। मुन्नी बदनाम जो कि बाहर खड़ी हो गई थी कि उसके कागज़ वगैरह जल गए, लेकिन बिग बॉस में आने के लिए कुछ तो कागज़ दिए होंगे ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और ये कागज़ वगैरह जब बनते तो आपकी मार्कशीट वगैरह ये सब भी मांगी जाती है। लेकिन मुन्नी बदनाम से जब बिग बॉस ने पूछा कि रिपोर्ट कार्ड कभी पढ़ा है तो नहीं, बिग बॉस कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। बट इस रिपोर्ट कार्ड को पढ़कर मैं एंग्जाइटी महसूस कर लूँगा कि क्या फील होता है क्या नहीं होता है। मतलब कहने का है कि मुन्नी बदनाम कभी स्कूल नहीं गई। हालांकि एक एपिसोड में मुन्नी बदनाम ने कहा था कि वो 5वीं तक पढ़ा है। अब 5वीं तक पढ़ा है, अब 5वीं तक पढ़ा है तो ऑब्वियसली रिजल्ट लेने तो गया ही होगा। अरे नहीं, स्कूल में थोड़ी ना पढ़ा होगा यार, हाँ, क्योंकि रिजल्ट तो स्कूल में ही आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो इंसान जो कि अंग्रेजी में खूब बातें भी करता है, सामने जो टास्क में अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ वो सब पढ़ भी लेता है, लेकिन नहीं, बिग बॉस में कभी रिजल्ट लेने गया ही नहीं। कहने का मतलब है कि भाई रिजल्ट लेने तो आदमी तब जाएगा ना जब वो स्कूल में पढ़ा होगा। तो मुन्नी बदनाम अगर स्कूल में पढ़ा ही नहीं है तो वो अंग्रेजी में बातें कैसे कर लेता है। चलो ठीक है, बातें करना तो आपको आ जाती है, आप लोगों से सीख जाते हो, बट व्हाट अबाउट पढ़ना? अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ तो वो पढ़ना भी उसको आता है। तो ये मुन्नी बदनाम कितना झूठा है, और टाइम एंड अगेन वो सिंपैथी कार्ड खेलता फिरता है। और कल के एपिसोड में तो भैया उसको और मौके मिल गए अपने छिले हुए गुर्दे दिखाने के, सिंपैथी कार्ड खेलने के, क्योंकि डिमोशन जो हो गया ना भैया, डिमोशन हो गया। और अनुराग, अरुण, तहलका और सना ये दम से सीधा दिमाग वाले कमरे में आ गए हैं। तो जब तक चीजें मुन्नी बदनाम के हिसाब से जाएं तब तक खुली धमकी दे रहा हूँ, गोली मारूंगा, सामने से ईंटें उखाड़ के ले जाऊंगा, जिसने पराठे लिया कुत्ते का बच्चा। लेकिन जैसे ही पासा पलट गया तो मुंह लटकाए घूम रहा है। बताओ 100 में से 50 या इतनी शेरो शायरी करी, इतनी मस्का पॉलिश करी, उसके बाद बिग बॉस रिमार्क में क्या लिखता है, भाई इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है। एंड नंबर कितने आते हैं? 100 में से 50। अबे 100 में से 50 तो सभी को आए हैं, तो मुन्नी का गेम सबसे बेहतर कैसे हुआ? अरे नहीं नहीं नहीं। तो मुन्नी के भी गुर्दे छिल गए भैया, और छिले हुए गुर्दे लेकर के वो कोने कोने में पसर रहा है। अच्छा, इसी दौरान जैसे ही मनारा चोपड़ा दिमाग से निकल करके दिल में वापस आती है, भाई इतनी ओवर एक्टिंग करी है मनारा ने, ऐसे चिल्ला रही है, ओ माय गॉड, ये। खैर, मनारा की ओवर एक्टिंग तो हम हर एपिसोड में देखते ही रहते हैं, 1760 तरह के फेस बनाती है। लेकिन आपने एक कंटेस्टेंट की ओवर एक्टिंग ज़रूर देखी होगी, और ये जो कंटेस्टेंट है ये बिग बॉस 16 की जो एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी थी, नहीं सेलिब्रिटी नहीं, ब्रांड, उसमें बी साइलेंट हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ टीना डोटा की। टीना डोटा जो कि शालीन के साथ, ओ शालीन यू मेक मी फॉल इन लव एंड नेक्स्ट डे हाउ डे यू टच मी, तो उसी टीना दत्ता के पद चिन्हों पर चल रही हैं ये खानजादी। टीना की ही तरह ये कैमरे में देख करके हग वगैरह भी करती हैं, या फिर लड़कों को यूज एंड थ्रो करती हैं। एक और ज़बरदस्त वाली सिमिलैरिटी कल आपको देखने को मिली, जब बिग बॉस का घर जिसमें कि अच्छा खासा एक कारपेट बिछा हुआ है, आपने देखा था पिछले सीजन में टीना दत्ता सडनली उनके पैर में मोच आ जाती है, उसके बाद शालीन और स्टैन के बीच में फाइट होती है, और शालीन गोद में उठा करके ले जाने की बात वगैरह करता है। तो हूबहू भैया कल ऐसा ही आपको देखने को मिल गया। फर्क बस इतना था
कि अंदर कारपेट बिछा वहाँ नहीं, गार्डन एरिया में ये खानजादी गिर पड़ती हैं, फिर एड़ी में मौत आ जाती है। लेकिन ये जो कंटेंट था ना भैया, ये टोटली नया कंटेंट था, बिल्कुल भी घिसा पिटा कंटेंट नहीं था। और ये चीज़ अपने बिग बॉस के एपिसोड्स में पहले कभी देखी भी नहीं है। अब टीना दत्ता की एंकल में ट्विस्ट आए, शालीन उठा करके ले जाए, फिर उसी शालीन से प्यार मोहब्बत का एंगल, फिर उसी पर उंगलियां उठाना। अब ये एक डीएसके की इमेजिनेशन है भैया, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है बिग बॉस के किसी सीजन में जो कि हमने खानजादी और अभिषेक के बीच में देखा। सब रियल था, बिल्कुल भी घिसा पिटा, बिल्कुल भी रिपीटेड कंटेंट नहीं था। खानजादी को वाकई में चोट लगी है, अभिषेक वाकई में उसे गोद में उठा करके ले जाता है, वो एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते हैं, उनके प्यार को नजर ना लगे। चटक नहीं चटक। कहने का मतलब है कि भैया गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। उसी तरह से खानजादी ही टीना दत्ता है और टीना दत्ता ही खानजादी है। बस यहाँ पर शक्ल सूरत थोड़ी सी बदल दी गई है, अदरवाइज तो भैया वही किरदार है, वही कहानी है, वही फीलिंग है, वही वाइब्स है, वही रिएक्शन एक्सप्रेशन, वही पैटर्न, सब कुछ वही का भैया, कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वही का वही है। वही पैर में मोच, वही एंगल, वही कैमरे में देखकर हग, वही, कुछ भी नया नहीं है। खैर, अभिषेक ने जिस तरह से बैंड बजाई ना अंकिता की, और अंकिता का भी एक पैटर्न है कि अंकिता की जब पोल पट्टी खुलती है ना, वो बौखला जाती है। जब वो कह रही थी कि मैंने प्लेटफॉर्म वगैरह साफ करा, तो तब अभिषेक बोला था कि नहीं नहीं आपने कोई साफ नहीं करा है। उसके बाद क्या बौखलाई है अंकिता लोखंडे, और मिडिल फिंगर तक दिखा दी। तो अभिषेक ने कल धज्जी जबरदस्त तरीके से उड़ाई है अंकिता की, और अंकिता तो खुद ही अपनी धज्जियां उड़वा रही हैं, अपने पति को लात मारने की बात कर रही हैं, ऐसोल बोलती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। मैं ये सोच करके लाई थी कि मैं तेरा दिमाग यूज करूंगी, मतलब आप समझ रहे हैं बाहर की सेटिंग कि विकी को एक प्यादे के रूप में वो इस्तेमाल करने के लिए आई हैं, और विकी चाहता कि वो खुद अपनी पहचान बनाए। अब देखते हैं कि विकी भैया जो कि दिमाग वाले रूम में आना चाहते थे, और बिग बॉस ने कैप्शन में लिखा भी ना कि आपको खेलने का बहुत मन था ना, अब राइटर डायरेक्टर शो के करता धरता, अब जरा खुल करके खेल के दिखाओ। वैसे विकी ने एक चीज वहां पर कल रात के एपिसोड में अच्छे से बोल दी कि जब 2 साल पहले लाइफ का वर्स्ट फेज था, आई थिंक वो सुशांत के टाइम की बात करे, जब ये सुशांत के लिए अंकिता खड़ी हुई थी और अंकिता के सपोर्ट में विकी एकदम अनकंडीशनल तरीके से खड़ा था, तो विकी ने कुछ एहसास तो दिलाया है कि वो तो बहुत बड़ी घटना थी, ये तो टुच्ची सी टास्क, एक टुच्ची सी टास्क के लिए तो मुझे इतना सुना रही है। सोच अगर मैं कुछ भी बोल दूंगा तो भाई मैं ही गलत लगूंगा। तो विकी जो है वो अच्छे से समझ चुका है कि कितना भी वो अच्छा कर ले, लेकिन अंकिता को अच्छा दिखाने के लिए मेकर्स विकी को ही गलत दिखाएंगे, और इसका फ़ायदा ये अंकिता अच्छे से उठा रही है। तो यहाँ अंकिता जब ये अभिषेक से फाइटिंग वगैरह कुछ होती है, इसके बाद अभिषेक और इनका पैचअप वगैरह भी हो जाता है। इसी दौरान वो अब क्या है कि रूम बदल गए हैं, मोहल्ले बदल गए हैं, तो किसका दही किसने चुरा लिया, तो वहाँ पर फिर अनुराग के ऊपर सब चढ़ पड़ते हैं। स्पेशली वो दम के रूप में जो गई ना, जो हंच में बंच में नहीं चलती है, जिगना और रिंकू। भाई जिगना, रिंकू, ये नवेद, ये खाली फोकड़ में वहाँ पड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि नॉमिनेशन में इनमें से कौन आता है कौन नहीं आता है। जो अपडेट्स आई हैं आई थिंक उनमें तो इन तीनों में तो शायद कोई भी नहीं, रिंकू तो वैसे भी इम्यून हो चुकी हैं। लेकिन ये विकी जो है ये फ्लो में नॉमिनेशन ओपनली डिस्कस कर रहा था। किससे बात कर रहा था? सना से किसी से तो कर रहा था कि जो लोग शो में कुछ नहीं कर रहे हैं उनको निकालो, भीड़ कम करो। अब ये एक ओपन नॉमिनेशन डिस्कस करना तो गुनाह की श्रेणी में आता है। अब बिग बॉस कोई एक्शन लेंगे या नहीं, ये तो खैर समय आने पर ही पता चलेगा। अब आज रात को नॉमिनेशन वगैरह टास्क होगी, अब देखते हैं भैया नॉमिनेशन की टास्क में कैसा क्या होता है। अनुराग वाकई में घर छोड़ के जाता है या नहीं जाता है? इतनी नौटंकी काहे कर रहा है भाई अनुराग है, सीधा किसी को थप्पड़ मार दे। और बिग बॉस ने एक मग फेंकने के लिए तुझे नॉमिनेट कर दिया सीजन के एंड तक, तो 5-6 मग फेंक दे। मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा कांच वाँच भी फोड़ दे, अपने आप निकाल देगा बिग बॉस तेरे को। और अगर ऐसे नहीं निकल रहा है तो मार दे थप्पड़ किसी को। भाई सिंपल सा फंडा है, क्या बोलते बिग बॉस, दरवाजा खोल मार थप्पड़ निकल बाहर, भाई सीधी सी बात है। लेकिन नहीं, एक्टिंग करनी है वहाँ पर। अब क्या है कि अरुण माह शेट्टी ने इसको अनुराग को धो करके रख दिया ना, उसको एक्सपोज करके रख दिया है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को घुमाने के लिए ये अनुराग ने दुनिया जहाँ की वो ब्रो सेना, अस्तित्व, कम्युनिटी, ये वो, वीकेंड का वार्ड, सलमान, ये वो, तो ये कुछ और नहीं थी, वो खुद को डिफेंड करने की निंजा टेक्निक थी भाई साहब, और कुछ नहीं। अब इन सारी बातों के बारे में क्या है आपकी रिएक्शन, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।